Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम डिस्कस करेंगे एक और लिटरेरी एसे का टॉपिक। आउटलाइन डिस्कस करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, देखेंगे कि उसमें आर्गुमेंट्स कैसे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, मुझे पसंद आते हैं या नहीं आते, कोई गलती हुई तो वो भी हम निकालेंगे। और इसको सिखाने का मकसद ये है कि आपको आदत हो जाए आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में सोचने की कि लिटरेरी ऐसे जब आपने लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है या फिर उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से बनाते हैं। सो आई होप कि दीज वीडियोज़ आर बीइंग हेल्पफुल फॉर यू और आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए फ्री है। एंड लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट इवैल्यूएटिंग दिस ऐसे। वी हैव मर्सी टू गिल्टी इज़ क्रूअल्टी टू इनोसेंट। तो ये हमारा जी आज का टॉपिक है। एंड आई थिंक मेरा पेन वाला पैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेट मी जस्ट राइट हियर। मर्सी टू गिल्टी इज क्रूअल्टी टू इनोसेंट। आउटलाइन आ गई, इंट्रोडक्शन आ गया, फिर नंबर वन वी हैव हाउ मर्सी। अच्छा, नॉर्मली पहले जो स्ट्रक्चर होता था हमारे पास लिटरेरी ऐसे का, वो ये होता था कि इंट्रोडक्शन और एंड पे कंक्लूजन, दरमियान में जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो सिंपली नंबर्ड होते थे। यहाँ पे अब सेक्शन बनाए हुए हैं, लाइक यू कैन सी कि ये एक मार्कर के साथ लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एक मेन सेक्शन है, इसके अंदर ये सब पॉइंट्स हैं, इसके आगे कोई और सेक्शन आ जाएगा। तो एक तो चीज़ ये है, चलें अगर आपने नंबरिंग करनी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंट्रोडक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करें, इसको सेक्शन नंबर 2 करते हैं और इधर 2A 2B कर दें या फिर रोमन में लिखना शुरू कर दें, वो जो आई वगैरह होते हैं 1 2 3 4 इस तरह करके, ठीक है। लेकिन खैर नंबरिंग पे अभी हम नहीं जा रहे, वैसे इधर लगा देते हैं कि जी ये नंबरिंग आपकी ठीक नहीं है। हाउ मर्सी टू गिल्टी इज क्रूअल्टी टू इनोसेंट। अच्छा, अब अगर आप टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो बेसिकली अनइक्वल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप गिल्टी के साथ रियायत बरतते हैं, उसको थोड़ा सा नरम हाथ रखते हैं, तो वो एक ज्यादती है उस बंदे के साथ जो कि इनोसेंट है। यानी कि जो आम आदमी फिर रहा है इनोसेंट है, उसके साथ ज्यादती है, क्योंकि गिल्टी बंदा जो है वो एक तो क्रिमिनल है, उसको अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। ही शुड सर्व द टाइम और पे विद हिज मनी वट एवर द लॉ प्रोवाइड्स अस फॉर, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करते तो इट पोजेज अ रिस्क टू आउटसाइड पीपल। एक तो ये चीज़ है, दूसरा फिर ये भी है कि दूसरे लोग भी ये समझेंगे कि जी लॉ एंड ऑर्डर जो है कोई चीज़ नहीं है एंड वी कैन सिंपली वायलेट इट। ठीक हो गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ लाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर इन दिस ऐसे। Vindicating a guilty person is contrary to the principle of equality of all before law। बिल्कुल ठीक है जी, रूल ऑफ लॉ का एक बड़ा अहम प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अगर आप एक गिल्टी पर्सन को विंडिकेट कर देते हैं, विंडिकेट का आप मतलब सब तलाश कीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा बट आई नो के दिस इज यूज्ड इन द राइट सेंस हियर। तो is contrary to the principle of equality before law, okay। punishing the offender is essential to compensate the victim। जी ठीक है, विक्टिम जो जिसके खिलाफ वो काम हुआ है कुछ, लेकिन कुछ क्राइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं विक्टिमलेस क्राइम्स, विक्टिमलेस क्राइम्स वो भी होते हैं। खैर ये बात थोड़ी सी डिबेटेबल है कि विक्टिमलेस कोई क्राइम हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप उसका साइकिल बनाना शुरू करते हैं या फिर उससे जो साइकिल चलता है कि वो सोसाइटी को हार्म करता है या इकोनॉमी को हार्म करता है, कि किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करता है, तो वो अल्टीमेटली विक्टिम्स उसके होते हैं, ऑल्दो वाइड स्प्रेड होते हैं या फिर सारों के अंदर जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्राइम्स जो हैं जिनको हम प्रॉपर क्राइम्स की शक्ल में देखते हैं, उनमें सर्टन विक्टिम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो पुअर फैमिलीज हो सकती हैं, वो इकोनॉमिक राइवल्स हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल राइवल्स हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर। पनिशिंग द ऑफेंडर इज इसेंशियल टू कंपनसेट द विक्टिम। जी विक्टिम को अगर आपने इंसाफ देना है और उसको कंपनसेट करना है तो ऑफेंडर को पनिश करना लाजमी है। मर्सी टू द गिल्टी डिसमेंटल्स मॉरल फैब्रिक्स ऑफ अ सोसाइटी। जी बिल्कुल, मोरालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप कहते हैं जी कि दुनिया में इंसाफ रहा ही नहीं है, ये हम लोग तो काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं कि सारा कुछ जो है, सारा निज़ाम करप्ट है, ये कोई सच नहीं है। ये देखें जी, जज भी रिश्वत ले रहे हैं, पुलिस वाले भी रिश्वत ले रहे हैं, सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। तो मॉरल फैब्रिक जो है वो डिस्टर्ब होता है, डेफिनेटली होता है। Mercy to the guilty promotes a culture of discrimination and nepotism in a society। बिल्कुल ठीक है।
कि आप मेरिटोक्रेसी की बजाय आप फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारे लोग कहते हैं कि जी वो देखो वो एमएनए का पुत्र सीधे वो लग गया है, या फिर वो एमएनए का बेटा था तो इसलिए उसको कत्ल भी माफ़ है, वो छूट गया, रिहाई मिल गया, वो उसको प्री अरेस्ट बेल मिल गया व्हाट्सएवर। वो गरीब आदमी बेचारा जो है वो कहीं से भूख के मारे अगर कहीं से कोई एक सब्जी भी उठा के भाग जाता है तो पुलिस उसके पीछे लाजमी जाती है कि इसको पकड़ना है, बाकी पूरी दुनिया जो है जाए भाड़ में। करोड़ों रुपए अरबों रुपए के जो फ्रॉड करने वाले हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स वाले हैं, वो पूरी दुनिया में दंदनाते फिरते हैं। लेकिन हमें जो है ना मसला सिर्फ इसी से है कि हमने गरीब लोगों को नहीं छोड़ना। तो शहबाज शरीफ साहब की वैसे लाइन भी थी कि असा गरीब नहीं रहने देना कोई। तो उनका शायद यही मकसद था कि सारे गरीबों को मार देना है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं वो आपके सबके सामने ही है। Forgiving the offenders is detrimental to the delicate balance. इसको थोड़ा नीचे कर लें जरा। Forgiving the offenders is detrimental to the delicate balance that exists between liberty and authority in a state, making the weak more vulnerable. काफ़ी लंबा जुमला है, इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉरगिविंग दैट ऑफेंडर्स इज डेट्रीमेंटल टू द डेलिकेट बैलेंस। डेलिकेट बैलेंस होता है जी किसके दरमियान? दैट एग्जिस्ट बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी। लिबर्टी और अथॉरिटी के दरमियान एक डेलिकेट बैलेंस पाया जाता है एक नॉर्मल मुआशरे में। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आया लिबर्टीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि लोग जो है खुद से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं, या फिर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है, जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स है वो थोड़ा डिक्टेटोरियल होना शुरू हो जाती है और लोगों को मारना शुरू कर देती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेती हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो सलब कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ हमें पाकिस्तान में होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली अथॉरिटेरियन रूल की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। तो अगर आप ऑफेंडर्स को छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो वो उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, एक हद तक ठीक बात भी है। अगर आप अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से भी देखें तो जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो अपने जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं, आप उनको कह सकते हैं, या एलाइज हैं, उनके केसेस जो हैं वो माफ़ करवाना शुरू कर देते हैं। आपने पिछली जो पीडीएम की हुकूमत है उसमें देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उनकी सारी फैमिली के जितने भी केसेस थे, इसी तरह शायद जरदारी के खिलाफ भी कुछ केसेस जो है वो भी माफ़ हो गए थे। नैब ने उनको जी डिसमिस कर दिया कि इनमें ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस जो है इनको हम केसेस को क्लोज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अथॉरिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि जी अथॉरिटी वाले जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं, मेकिंग द वीक मोर वल्नरेबल। तो जहाँ पे अथॉरिटी ज़्यादा होगी और इंसाफ नहीं होगा, मेरिटोक्रेसी नहीं होगी, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो आम आदमी है या फिर जो कमज़ोर लोग हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा वल्नरेबल ही होंगे। And last we have mercy to guilty is against the notion of right to fair trial and equal opportunity for all. Right to fair trial जी, खैर राइट टू फेयर ट्रायल तो आई थिंक जो क्रिमिनल है उसके लिए होता है। क्रिमिनल कह लें या फिर जिसको पकड़ा जाता है, ऑफेंडर हो सकता है, गिल्टी हो सकता है, एलिजिड ऑफेंडर हो सकता है, तो उसका राइट टू फेयर ट्रायल होता है कि आप उसको बजाय ये कि एक जगह से उठा के ले जाएं और कार कोठरी में बंद कर दें, रोजाना उसको मारे पीटे, उसका राइट टू फेयर ट्रायल है कि 24 आवर्स के अंदर आप उसको एक तो एक्सेस टू लीगल काउंसिल दें, और दूसरा उसको 24 आवर्स के अंदर आप उसको एक सिविल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, ताकि उसका ट्रायल शुरू हो। ये ना हो कि आप बिला जवाब उसको इनकारसरेटेड रखें और फिर उसको मारें भी साथ साथ, तो वो टॉर्चर होता है, वो अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक कि इस तरह का होता है। मर्सी टू गिल्टी इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। राइट टू फेयर ट्रायल, लेकिन अगर आप विक्टिम की साइड से देखें तो उसका भी राइट टू फेयर ट्रायल है कि मैं विक्टिम हूँ, तो मेरे लिहाज से एक फेयर ट्रायल चलना चाहिए। जो ऑफेंडर है, गिल्टी है, उसके खिलाफ जो है एक मुकदमा चलना चाहिए और कोर्ट्स को कुछ ना कुछ एस्टेब्लिश करना चाहिए। बहरहाल दिस पॉइंट इज स्टिल कंफ्यूजिंग इन माय ओपिनियन। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइट टू फेयर ट्रायल की जिस्ट जो है उसको देख लें। हाउ मर्सी इज नॉट ऑलवेज डेट्रीमेंटल। अच्छा जी, ये काउंटर आर्गुमेंट आ गया हमारे पास। समटाइम्स द इंटेंशन बिहाइंड एन ऑफेंस डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व्स, डज नॉट नेसेसरली के बाद इन्वॉल्व्स कैसे आएगा, पहले तो मुझे ये बताएं। देखिए गलती हमने निकाल ली है बड़ी मुश्किल से।
डज नॉट जब आ गया तो उसके बाद इन्वॉल्व आता है, उसके बाद SES नहीं आएगा। And behind an offense does not necessarily involve bad faith and deserves to be pardoned। अब इसमें ऑफेंस कौन सा है जिसके पीछे जो है वो बैड फेथ नहीं है और उसको पार्डन करना लाजमी है, ये डिपेंड करता है। इट ऑल्सो नीड्स टू बी सीन, क्योंकि आपके लॉज अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जी फॉर एग्जांपल FIA का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि एवरीथिंग दैट इज़ डन इन गुड फेथ, उसके खिलाफ उसमें जी इंडेमनिटी है, आपके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लाए जाएंगे। सो अगर उसको आप एक ऑफेंस कहते हैं या फिर एक क्राइम कहते हैं कि जी FIA का कोई ऑफिशियल है, उसने किसी को बिला ऐसे ही पकड़ लिया किसी केस में, या ही हैड सस्पिशन, तो दैट डज नॉट मीन कि उसकी इंटेंशन रॉन्ग थी, उसको लगा कि ये बंदा जो है ये शायद क्राइम करने लगा है या कर सकता है या किसी की मदद कर रहा है, तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको पकड़ा था उसने। सो उसमें बैड फेथ इन्वॉल्व नहीं है, गुड फेथ में किया है, तो ही डिजर्व्स टू बी पार्डन्ड। और ये एक लॉ का प्रिंसिपल भी है, ज़ाहिर है हमारे जो लॉज हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स को जो पार्डन दी जाती है वो इसी पॉइंट के लिहाज से दी जाती है। तो ठीक है, offenders of minor crimes sometimes require rehabilitative treatment and not the punitive treatment। तो ठीक है, उनको रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट दें, प्यूनिटिव ट्रीटमेंट ना दें, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट मर्सी। ये आपने एक लॉ में डिफाइन कर दिया ना कि ये जनाब जो क्राइम्स हैं उनके लिहाज से उनको सज़ा दी जाएगी। अब लॉ एक्ट करेगा, लॉ के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अब आप माइनर और मेजर क्राइम्स के दरमियान में नहीं कर सकते। हाँ ये है कि जब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आ जाता है तो उसमें आप ज़्यादा रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि अर्ली स्टेजेस में लोगों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं या वो गैंग मेंबर्स बन जाते हैं, तो आप उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। So, in my opinion, this point does not belong here. It should be included in the upper section और थोड़ी तब्दीली के साथ, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। इवन द रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट जो है वो भी इट इज़ काइंड ऑफ कंपल्सरी, और वो उनके लिए ज़रूरी है, या फिर यूँ कह लें कि वो मुआशरे की बेहतरी के लिए हम उनके साथ कर रहे होते हैं, बट दैट इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो वो हम उसके साथ मर्सी नहीं कर रहे, वो हम इंसाफ ही कर रहे हैं, और इंसाफ ही सारों को प्रोवाइड कर रहा है कि जी सारों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो जिनके लिए तसीह करने का या जिनको सही करने का मौका लॉ में मिल रहा है, उनकी तसीह के लिए रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। Next we have offenders suffering from some emotional or psychological illness are better to be diagnosed and recovered. Recovered is not the right word here. Better recovered की बजाय cured कह सकते हैं आप, ठीक है। मेडिकल इलनेस जो है उसको आप क्योर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इलनेस है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, या फिर व्हाट्सएवर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो उनको डायग्नोज करें और उनको क्योर करें। और क्रिमिनोलॉजी वगैरह जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो देना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो जेल में अगर जाते हैं या फिर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उसको पहले आपको तसल्ली से देख लेना चाहिए कि ये बंदा कहीं थोड़ा जहनी मरीज तो नहीं है। अगर वो है तो फिर उसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन this goes against the theories of different subjects। फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी में भी और सोशोलॉजी में भी जब आप डिविएंस और क्राइम्स की थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्या होता है, वो कहते हैं जी कि इट इज़ सोशोलॉजिकल फैक्टर्स नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम्स। में भी 0.1% होंगे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से करते हैं, लेकिन वो आपकी सोशोलॉजिकल अपब्रिंगिंग है या फिर डिफरेंशियल एसोसिएशन है जिसकी वजह से आप इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। बड़े मज़े की चीज़ें हैं सोशोलॉजी में अगर आप पढ़ना चाहें तो। माइनर्स एंड जुवेनाइल्स, जुवेनाइल्स का जे कैपिटल नहीं स्मॉल होगा जी। नेसेसिटेट थेरेपी, प्रोपिगेशन, वार्निंग एंड डाइवर्जन। जी बिल्कुल ठीक है। PPD मैं आजकल सीज़न देख रहा हूँ बेटर कॉल सॉल्व, तो उसमें प्री प्रोसिक्यूशन डाइवर्जन भी होती है। आई थिंक ये उसी की ही बात हो रही है। तो माइनर्स और जुवेनाइल्स को डेफिनेटली थेरेपी और वार्निंग वगैरह देनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। एंड लास्ट वी हैव कंक्लूजन। अच्छा, इसमें
एक चीज़ ये है जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी है, वो ये है कि मेजर आर्गुमेंट में आपके 6 पॉइंट्स हैं और जो माइनर आर्गुमेंट या फिर काउंटर आर्गुमेंट है उसमें 4 पॉइंट्स है, विच इज़ नॉट राइट इन माय ओपिनियन। मेरे मुताबिक आपका जो मेन आर्गुमेंट है उसको सिग्निफिकेंटली थिकर होना चाहिए, या फिर यूँ कह रहे हैं कि क्वांटम में उसको ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द माइनर और काउंटर आर्गुमेंट। तो आप कह सकते हैं कि अगर 3 9 हो जाए, 3 आपके काउंटर आर्गुमेंट्स के हो जाए और 9 आपके मेजर आर्गुमेंट्स के हो जाए तब भी ठीक है, या फिर 2 6 हो जाए या 2 8 हो जाए, ठीक है। तो वो दरमियान में आपको 4 5 या 5 6 आर्गुमेंट्स का अगर फ़र्क नज़र आता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बंदा एक साइड पे है या इसने वाकई एक स्टैंस लिया हुआ है। लेकिन अगर आप उनको नियर अबाउट सेम रखते हैं 50 50 पे या फिर 40 60 पे, आई डोंट थिंक कि इट इज़ रिकमेंडेड स्ट्रक्चर हेयर। सो ये मुझे थोड़ी सी टेक्निकल या फिर स्ट्रक्चरल कह लें फ्लॉ लगा था इसमें। ओवरऑल आउटलाइन अच्छी बनी हुई है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, थोड़ा बहुत उनमें जो मिस्टेक्स हैं वो मैंने पॉइंट आउट कर दिए। आई होप के दे मेक सेंस टू यू और आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप के दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।